हेलो सभी को नमस्कार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से पूर्व भारतेंदु युग। इससे पहले हमने हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास संक्षेप में सभी कालों के बारे में बताया है और अब हम आप लोगों को एक एक काल के बारे में थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे और इसको विस्तार से आपको प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से पूर्व भारतेंदु युग या हम प्राचीन युग भी कह सकते हैं। इसकी समयावधि जो है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक माना जाता है। यानी भारतेंदु युग से पहले का युग जो होगा उसे हम पूर्व भारतेंदु युग कहेंगे या प्राचीन युग कहेंगे। तो अब आपको समझ में आया इसकी जो समयावधि थी 13वीं शताब्दी से 1868वीं शताब्दी। इस समय क्या हो रहा था, क्या क्या चल रहा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। हिंदी गद्य का इतिहास कवियों की कल्पनाओं से निकलकर जनसाधारण की भाषा बनने की कहानी है। इसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी के आसपास राजस्थान गद्य से हुई। तो आप लोग ध्यान देना कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थानी गद्य से हुई थी। इसके बाद 14वीं शताब्दी में ब्रज भाषा गद्य का विकास हुआ। यानी 13वीं शताब्दी में राजस्थानी गद्य का विकास हुआ, 14वीं शताब्दी में ब्रज भाषा गद्य का विकास हुआ और 18वीं शताब्दी के मध्य में राम प्रसाद निरंजनी कृत ने परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया। लेकिन गद्य का वास्तविक स्वरूप 19वीं शताब्दी के आरंभ में पोर्ट विलियम कॉलेज के लेखकों के माध्यम से निखारा। यानी इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा कि जो इसका विकास हुआ 19वीं शताब्दी में पोर्ट विलियम कॉलेजों के लेखकों द्वारा हुआ। यानी जैसा कि इसमें बताया गया आप लोगों को कि कैसे कैसे इनका विकास हुआ, तो आप लोगों को यह समझ में आया कि पहला 13वीं शताब्दी में के आसपास राजस्थानी गद्य, उसके बाद में 14वीं में ब्रज भाषा का गद्य का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी में राम प्रसाद निरंजनी कृत ने परिमार्जित खड़ी बोली का विकास किया। लेकिन इसका पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में पोर्ट विलियम कॉलेज के लेखकों द्वारा किया गया। तो और इनकी कुछ प्रवृत्तियाँ यानी पूर्व भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ कुछ इस तरह सा था। पहला जैसे धार्मिकता का प्रभाव। अब धार्मिकता का प्रभाव क्या होता है? इस काल का गद्य मुख्य रूप से धार्मिक उपदेशों, कथाओं और संतों की महिमा के गान तक सीमित था। मतलब इस समय के लोग क्या किया करते थे कि धार्मिक उपदेश दिया करते थे, कथाएं किया करते थे और संतों की भाषाओं का वर्णन किया करते थे। दूसरी विशेषता है, दूसरी प्रवृत्तियां कह सकते हैं, भाषा का अनिश्चित स्वरूप। अनिश्चित स्वरूप का मतलब होता है कि लेखकों की भाषा जो थी उनके क्षेत्रीय प्रभाव की गहरी छाप थी। व्याकरण के नियम अभी तक स्थिर नहीं था। मतलब ये था कि ब्रज, राजस्थानी या उर्दू फारसी भाषा की गहरी छाप पड़ी। ये लोग इन्हीं से संबंधित थे। फिर आता है तीसरा अनुवाद कार्य। तो इसमें यह बताया जाए कि संस्कृत के पौराणिक ग्रंथों और कहानियों का हिंदी गद्य में अनुवाद करने की प्रवृत्ति अधिक थी। मतलब इस समय के लोग जो क्या किया करते थे कि गद्य लिखे नहीं, लेकिन हाँ जो पौराणिक ग्रंथ थे उन्हीं से उनका अनुवाद करके गद्य में परिवर्तित किया। खड़ी बोली का क्रमिक विकास। इस युग में अंतिम चरण में खड़ी बोली गद्य ने अपना स्थान बनाना शुरू किया, जिसे आगे चलकर भारतेंदु युग का मार्ग प्रशस्त होता है। अब चलते हैं, देखते हैं प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। मतलब
पूर्व भारतेंदु युग यानी भारतेंदु युग से पहले के प्रमुख लेखक और उनके जो होते हैं रचनाएं, तो यह ध्यान दें पूर्व भारतेंदु युग का मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब इनके लेखकों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया है, ब्रज गद्य के लेखक यानी जो ब्रज भाषा में गद्य लिखे, फिर राजस्थानी भाषा में गद्य लिखे। तो इस तरीके से पहले देखते हैं कि जो लेखक थे ब्रज भाषा में गद्य लेखन कार्य किया, गोस्वामी विट्ठलनाथ। श्रृंगार रसमंडल ब्रज भाषा की महत्वपूर्ण रचना है। ब्रज भाषा गद्य की यानी श्रृंगार रसमंडल जो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने लिखा है, ये श्रृंगार रसमंडल जो ब्रज भाषा में एक गद्य लेखन है। गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वामन वैष्णव की वार्ता। नाभादास अष्टयाम यानी भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन, ये सब गद्य लेखन में है। दूसरा भाग इनकी है प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखक यानी राम प्रसाद निरंजनीकृत भाषा योग वशिष्ठ। इसे हिंदी गद्य में प्रथम प्रौढ़ रचना माना जाता है, यानी 1741 ईस्वी में इसका गद्य लेखन कार्य हुआ। पंडित दौलत राम पद्म पुराण, जैसे पद्म पुराण का हिंदी अनुवाद, यानी इन्होंने पंडित दौलत राम और राम प्रसाद निरंजनीकृत ये प्रारंभिक खड़ी बोली के गद्य लेखक हैं। तीसरा भाग है यानी तीसरी खड़ी बोली गद्य के 4 प्रमुख प्रवर्तक यानी 19वीं सदी का प्रारंभ। मुंशी सदा सुखलाल, सुखसागर इनकी रचना है और विष्णु पुराण पर आधारित है। इंशा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, इसे उदयभान चरित्र भी कहा जाता है। लल्लू लाल, प्रेम सागर, श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंध का पर आधारित। सदल मिश्र, नाचकेतोपाख्यान, कठोप उपनिषद की कथा पर आधारित। तो खड़ी बोली यानी 19वीं सदी का प्रारंभ के कुछ लेखक जो हैं यानी मुंशी सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, ये काफ़ी फेमस यानी 19वीं सदी यानी खड़ी बोली के प्रारंभिक प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इन सभी से जुड़े महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन की सीरीज हम लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी परीक्षा में आप शामिल होंगे, अगर जो हिंदी से संबंधित है तो ये क्वेश्चन काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इन क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन, ब्रज भाषा गद्य की पहली महत्वपूर्ण रचना श्रृंगार रसमंडल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गोकुलनाथ, ऑप्शन बी विट्ठलनाथ, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी लल्लू लाल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी विट्ठलनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा की गद्य रचना है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 84 वैष्णव की वार्ता ब्रज भाषा में है। तो राइट आंसर बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1741, ऑप्शन सी 1868, ऑप्शन डी 1600। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1441 भाषा योग वशिष्ठ की रचना काल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी सदा सुखलाल की प्रसिद्ध गद्य रचना का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रेम सागर, ऑप्शन बी नाचकेतोपाख्यान, ऑप्शन सी सुख सागर, ऑप्शन डी रानी केतकी की कहानी। तो चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सुख सागर के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए उदय भान, ऑप्शन बी सितारे हिंद, ऑप्शन सी सदा सुख, ऑप्शन डी गिरधा दास। तो 5वें का राइट आंसर ऑप्शन ए उदय भान। रानी केतकी के इंसा अल्लाह खां का दूसरा नाम है और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदय भान चरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा क्वेश्चन। पोर्ट विलियम कॉलेज के उन 2 लेखकों के नाम बताइए जिन्होंने खड़ी बोली गद्य के विकास में योगदान दिया। ऑप्शन ए भारतेंदु और प्रताप नारायण, ऑप्शन बी लल्लू लाल और सदल मिश्र, ऑप्शन सी प्रेमचंद और प्रसाद, ऑप्शन डी शुक्ल और द्विवेदी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी लल्लू लाल और सदल मिश्र, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। नाचकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सदा सुखलाल, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। तो 7वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सदल मिश्र नाचकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। भगवान राम की 8 पहर की दिनचर्या का वर्णन नाभादास की किस रचना में है? ऑप्शन ए भक्तमाल, ऑप्शन सी ऑप्शन बी अष्टयाम, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी रामचरित। तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन बी अष्टयाम राइट आंसर होगा, जिसमें भगवान राम के 8 पहर की दिनचर्या का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। राजस्थानी गद्य के नमूने सबसे पहले किन ग्रंथों में मिलता है? ऑप्शन ए जैन ग्रंथों में, ऑप्शन बी रासो ग्रंथ में, ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य में, ऑप्शन डी सूफी काव्य में। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन ए जैन ग्रंथों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम सागर की रचना किसने की है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन डी सदा सुखलाल। तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद किस युग के संक्रमण काल के लेखक हैं? ऑप्शन ए रेत काल, ऑप्शन बी पूर्व भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी शुक्ल युग। तो राइट आंसर ऑप्शन बी पूर्व भारतेंदु युग राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा लक्ष्मण सिंह ने किस संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया था? ऑप्शन ए उत्तर रामचरित्र, ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी रत्नावली, ऑप्शन डी मिच्छकटकम। तो 12वें का राइट आंसर बी अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन। खड़ी बोली हिंदी गद्य का व्यवस्थित विकास किस कॉलेज की स्थापना से बढ़ा? ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज, ऑप्शन बी मेयो कॉलेज, ऑप्शन सी पोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन डी बनारस कॉलेज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पोर्ट विलियम कॉलेज से खड़ी बोली गद्य का विकास प्रारंभ हुआ। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए गोकुलनाथ, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी सूरदास। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए गोकुलनाथ यानी 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्म पुराण के अनुवादक पंडित दौलत राम किस काल के लेखक हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी पूर्व भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो 15वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पूर्व भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लल्लू लाल की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है?
यानी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए शकुंतला नाटक, ऑप्शन बी प्रेम सागर, ऑप्शन सी सिंहासन बत्तीसी, ऑप्शन डी बैताल पचीसी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी प्रेम सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लेखक ने भाषा में अरबी, फारसी और उर्दू शब्दों का सर्वाधिक प्रयोग किया था? ऑप्शन ए सदाशिवलाल, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी पंडित दौलत राम। तो 17वें का राइट आंसर ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन, पूर्व भारतेंद्र युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 1868 से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 13वीं सदी से 1868 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1900 से 1922 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1922 से 1938 ईस्वी तक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी 13वीं सदी से 1868 ईस्वी तक पूर्व भारतीय युग की समय सीमा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखते हैं, राम प्रसाद निरंजनी कृत कहाँ के निवासी थे और उन्होंने भाषा योग वशिष्ठ कहाँ लिखी? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी पटियाला दरबार, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पटियाला दरबार में इन्होंने भाषा योग वशिष्ठ की रचना की। चलिए देखते हैं 20वां क्वेश्चन, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, पूर्व भारतीय युग के गद्य की प्रमुख कमी क्या थी? ऑप्शन ए व्याकरण की अशुद्धता और भाषा की अनिश्चितता, ऑप्शन बी कवियों की कमी, ऑप्शन सी विषयों का अभाव, ऑप्शन डी मुद्रण की कमी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर है, यानी व्याकरण की अशुद्धता और भाषा की अनिश्चितता इसका मुख्य कारण था। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का सीरीज समाप्त हुआ। अब हम अगले दिन यानी अगली बार जो भारतेंद्र युग लेकर प्रस्तुत होंगे, सभी लोगों को सीरियल से एक एक करके एक एक युग के बारे में बताते चले आ रहे हैं। आप पूरा जानकारी लेना होगा तो आप शुरू से यानी पहला वीडियो हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास से पढ़ते चले आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।